बीए एवं बीएससी प्रथम वर्ष द्वितीय सत्र अर्थात सेकंड सेमेस्टर। पेपर का नाम वही रहेगा, सामान्य हिंदी, जैसे हमने पाठ्यक्रम में देखा। इसकी विस्तृत जानकारी हमने दी है, लेकिन फिर भी चूंकि ये पहली कहानी है, आपके पाठ्यक्रम में कहानियां रखी गई हैं, तो उसमें से पहली कहानी को हम आरंभ करने जा रहे हैं। सभी से निवेदन है कि आप इस ऑनलाइन लेक्चर में जुड़े रहें और जो भी समस्याएं हैं हम आपको अंत में समय देंगे। आप वह पूछ सकती हैं या पूछ सकते हैं जो भी आपकी समस्याएं हैं। तो सबसे पहले हम आज जो है आपके पाठ्यक्रम की पहली कहानी घर की तलाश, आपके स्क्रीन पर शायद दिख रहा है। ये देखिए, घर की तलाश, जिसको लिखा है राजेंद्र यादव जी ने। एक बात ध्यान में रखिएगा, आपको जो है पाठ्यक्रम में या आपका जो पेपर होता है उसमें पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव जितने आपके आए हैं अब तक हमने जो देखा है, आपको कहानी का शीर्षक दिया जाता है और यह प्रश्न पूछा जाता है कि इसके रचनाकार कौन है या कहानीकार कौन है। एक ही बात है, रचनाकार, कहानीकार। तो घर की तलाश के कहानीकार कौन है, इसलिए आपको जो है कहानी का नाम और कहानीकार का नाम याद में रखना है। और उसके साथ साथ इनका जो परिचय या इनमें कुछ एक ऐसी चीजें आ जाती है जिनको हमको ध्यान में यहाँ पर देना है। राजेंद्र यादव, जैसे मैंने कहा, इनका परिचय हम देखेंगे कि राजेंद्र यादव जी का जन्म सन 1929 में आगरा में हुआ। यद्यपि राजेंद्र यादव हिंदी साहित्य में उच्च कोटि के कथाकार और सफल संपादक के रूप में विख्यात हैं, परंतु उन्होंने कविता, आलोचना तथा अनुवाद के क्षेत्र में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सारा आकाश, शह और मात, अनदेखे, अनजाने फूल, मंत्र विद्ध तथा एक इंच मुस्कान आदि जो है उनके चर्चित उपन्यास रहे हैं। मतलब ये केवल कहानीकार ही नहीं बल्कि श्रेष्ठ उपन्यासकार भी रहे हैं। देवताओं की मूर्तियां, खेल खिलौने, जहां लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्महत्या, किनारे से किनारे तक, टूटना, प्रतीक्षा, अपने यार आदि उनकी कुछ महत्वपूर्ण कहानियों के संकलन है। प्रेमचंद द्वारा स्थापित जो हंस पत्रिका है, उस हंस पत्रिका के ये संपादक भी रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि आधुनिक युग में, या कि हम ये कह देते हैं इनको कि 90 के दशक के ये महत्वपूर्ण रचनाकार माने जाते हैं राजेंद्र यादव जी। उनके साथ साथ जो समकालीन कहानीकार रहे हैं, मन्नू भंडारी जी, मोहन, राकेश, राजेंद्र यादव और ज्ञान रंजन, ये कुछ महत्वपूर्ण कहानीकार हैं जिन्होंने कई वर्तमान विषयों को लेकर, समस्याओं को लेकर या उस उद्देश्य के पूर्ति के लिए अपनी कहानियां लिखी हैं। प्रस्तुत जो कहानी आपके पाठ्यक्रम में रखी गई है, घर की तलाश, क्या अर्थ होगा इसका? अपने घर की तलाश करना, ढूंढना घर को। मतलब क्या होता है, मतलब जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी आपको यह शीर्षक की सार्थकता आपको समझ में आ जाएगी। क्योंकि आज हम देखते हैं वर्तमान युग में व्यक्ति अपने मूल्य से, अपने सिद्धांत से आज भटक गया है और उसको फिर अपने वास्तविक मूल्य की या अपने घर की तलाश है। इस प्रकार से इस घर की तलाश शीर्षक जो है कहानी को दिया गया है। कहानी को हम आरंभ करेंगे। एक किसान है,
जिसे पूरी पंक्तियों के साथ पूरी जो लाइन बाय लाइन जिसको हम कहते हैं, तो उस हिसाब से मैं आपको कहानियां समझाता हूं, आपको शायद समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। क्या है कि इसमें एक किसान है, एक गरीब किसान है, और उसके बेटे को लेकर यह कहानी लिखी गई है। यह प्रतीक रूप में एक मध्यम वर्गीय परिवार या मध्यम से जो निम्न वर्गीय परिवार है, उस परिवार की कहानी है। केवल नाम के लिए किसान का पुत्र है, लेकिन आज हमें ऐसे कई किसान के पुत्र या सामान्य लोग भी दिखाई देते हैं जो अपने घर की तलाश में हमें जद्दोजहद करते हुए अपने जीवन में संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं। देखिए कहानी आरंभ होती है कि किसी एक गांव में किसान रहता था, उसके पास खेत, बैल, मकान सभी कुछ था। मतलब जैसे मैंने कहा कि मध्यम वर्गीय परिवार का यह किसान है, इसलिए उसके पास वह सब कुछ था जिससे आसानी से जीवन जिया जा सके। तो क्या है, बैल था, खेत था, आदि मकान वगैरह भी था। उसके लड़के का नाम रामू था। अब ये आपको याद में रखना है। कहानी का शीर्षक है घर की तलाश, रचनाकार है राजेंद्र यादव, और उस कहानी में जो प्रमुख पात्र है वह है रामू। प्रश्न फिर मैं परीक्षा के दृष्टिकोण से मैं बताता हूं कि रामू किस कहानी का पात्र है, इस प्रकार से आपको पूछा जा सकता है। तो आपको याद आना चाहिए कि ये घर की तलाश कहानी का प्रमुख पात्र है रामू। उस लड़के का नाम, जो किसान का लड़का है, उसका नाम रामू था। रामू खेलता, पढ़ता और मन होता तो बहुत थोड़ा बहुत काम कर देता। किसी तरह समय निकालकर वो गांव के बूढ़े हीरा से उसे बचपन की कहानियां सुना करता था। और उसी गांव में एक हीरा नाम का बूढ़ा व्यक्ति रहता है। जैसे गांव होते हैं, गांव में काफी बूढ़े लोग वगैरह होते हैं जो सामान्य रूप से हम देखते हैं पंचायत वगैरह जहाँ होती है वहां पर बैठते हैं और अपने जमाने की कहानियां वगैरह वो सुनाते हैं बच्चों को। बच्चों को भी ये अच्छा लगता है कहानियां वगैरह सुनना। तो उसी तरह से रामू भी जो है वह जो हीरा है उस हीरा से कहानियां सुना करता था। इन कहानियों को सुनकर रामू का भी मन होता कि वह हीरा दादा जैसा खूब घूमे, जंगल, पहाड़, नदी, समुद्र देखे। वो चीलों को उड़ते देखता तो उसे बड़ा अच्छा लगता। लेकिन रामू को भी लगता हीरा जैसे जिसके था कि मैं इधर गया था, उधर गया था, वहां पर जंगल है ना, पहाड़ों पर फिर के आया मैं, समंदर बहुत खूबसूरत होता है। ये प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन जो है वो हीरा उनके उस बच्चे के सामने करता है। जाहिर बात है हमारा मन भी ललचा जाता है कि हम भी देखें। जैसे हमने इसके पूर्व भी कहा है, कई लोगों की ये कामना होती है कि बाहर जाए, बाहर माने देश के बाहर, विदेश जाकर आए। बहुत बार हम सुनते हैं कि दुबई बहुत सुंदर जो है देश है। तो जैसे शारजा है दुबई, तो वहां पर एक बार जाना चाहिए, क्योंकि वहां से जो लोग आते हैं वो हमें कहते हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। तो हमारा मन भी ललचाता है और हम भी ये सोचते हैं कि हम भी जाएंगे। तो रामू भी यही सोचता है अपने जीवन में कि काश जो है मैं भी इस तरह से घुमा करता। और फिर वो ऊपर जो है जो चील उड़ती है उस चील को देखता, उसके पंखों को देखता और उसे बहुत अच्छा लगता कि कितनी अच्छी चील है, देखिए कितना उड़ रही है, मतलब कैसे स्वतंत्र है, पता उसको कोई रोक टोक नहीं है, जब चाहे कहीं पर भी जा सकती है, उड़कर आ सकती है। हाँ, सोचता कि अगर उसके भी पंख होते तो वह भी आकाश में सारे दिन उड़ता और शाम को घर लौट जाता। और फिर देखिए वो सोचता है कि काश मुझे भी पंख होते। हम कहते हैं ना अगर ऐसा होता तो, ऐसा होता तो, नहीं होता लेकिन होता। और बाल मनोविज्ञान जिसको हम कहते हैं बाल मनोविज्ञान क्या, हम भी कभी कभार सोचते हैं बहुत सारी चीजें, हम इस प्रकार से कोई चीज देखते हैं तो इसी प्रकार से सोचने लगते हैं कि चीज यार कितनी अच्छी दिखाई दे रही है, कितनी स्वतंत्र, कितनी आजाद है, आजादी से उड़ती है, काश मेरे भी पंख होते। अब देखिए इसके बाद की जो कहानी है वो फंतासी, एक क्या कहेंगे कि अंग्रेजी या पाश्चात्य लिखने की एक शैली है जिसको हम फंतासी अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में फंतासी शैली कहा जाता है। मतलब क्या है कि गाय बोलती है, जैसे गाय तो बोल नहीं पाएगी है ना, लेकिन हमको जो है इस तरह से सोचना है कि गाय कुछ बोल रही है, गाय से वार्तालाप हो रहा है, या भैंस वहां से उड़कर चली गई, भैंस तो उड़कर जाएगी नहीं, लेकिन इस तरह से कल्पना करना है
तो उस तरह से अब यहाँ की जो इसके आगे जो कहानी है वो फंतासी शैली में लिखी गई कहानी है कि ऐसा हो रहा है। कैसे होता है देखिए, लेकिन यहाँ तक तो बात समझ में आ गई आपको कि रामू भी सोचता कि अगर उसके पंख होते तो वो उड़ जाता और शाम होते ही घर पर आ जाता। अब देखिए एक दिन की घटना है कि एक दिन रामू सुबह सुबह नहर के किनारे भटकता भटकता काफी दूर निकल गया। एक दिन ऐसे ही जैसे रोज घूमता है उसी तरह से वो भटकते भटकते नहर के किनारे, नहर जो नदी जो होती है उसको नहर कहते हैं, तो ये नहर के किनारे किनारे बहुत दूर तक चला गया। थक कर वो एक पेड़ के नीचे विश्राम करने बैठा तो उसे वहां दो बड़े बड़े पंख दिखाई दिए। देखिए हुआ क्या कि बहुत वो थक कर जो है वो किसी पेड़ के नीचे बैठ गया और देखा तो क्या, वहां पर दो बड़े बड़े पंख उसको दिखाई दिए। उसने इधर उधर देखा, कोई भी नहीं था। वो डर गया, देखा कि कोई देख रहा है क्या, ये बड़े बड़े पंख कहाँ से आए हैं। उसने डरते डरते उस पंख के पास गया, उसे धीरे से उठाकर देखा, वो उसे बहुत बड़े अच्छे लगे। उनमें डोरिया जैसी रस्सियां भी बनी हुई थी, जैसे हम पैराशूट बांधते हैं उस तरह से रस्सियां वगैरह भी उस पंख को बंधी हुई थी। उसने डोरियां बांधकर पंख लगा दिए और उड़ने की कोशिश की। देखिए जैसे अनायास ही ये सब कुछ हो रहा है। उसने पंख उठा दिए, पंख उठाकर जो है डोरियां वगैरह जो है अपने कंधों पर दोनों हाथों पर बांध दिए और जैसे उड़ने की कोशिश की। और क्या है, अरे हेलो, वो तो उड़ने लगा, सचमुच ही जो है वो उड़ने लग गया। देखिए फंतासी से की कहानी, ऐसे कोई उठता नहीं है, कोई पंख होते नहीं है, पंख बिठाने के पश्चात जो है कोई उड़ता नहीं है, लेकिन हमको ये कल्पना करनी है, इसलिए इसको हम फंतासी शैली कहते हैं। अरे क्या हो गया, अरे वो तो उड़ने लगा, खुशी के मारे उसका तन मन रोमांचित हो गया है। कैसी आसानी से वो पेड़ों के ऊपर उड़ गया। नहर और खेत नीचे रह गए थे और वह ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर जो है उड़ता जा रहा था। अब अचानक उसको जो तो बहुत खुशी हो गई, इतना आनंद हो गया तो वो जो है पंख लगा दिए और ऊपर ही ऊपर ऊंचा ऊंचा जो है वो ऊपर ही ऊपर उड़ने लग गया। उसका मन हुआ कि वो उड़ता हुआ ही घर पर जाकर पहुंचे, चुपचाप छत पर उतरे और माँ बाप को पंख दिखाए। उसने सोचा अब उड़कर ही मैं अपने घर पर जाऊंगा, अपने छत पर उतरूंगा, फिर घर को जो है या माँ बाप को जो भी पंख वगैरह दिखाऊंगा। फिर लेकिन डर गया, अरे नहीं, हम ये तो वो ले लेंगे, कहेंगे कि तू तो इधर उधर उड़ जाएगा। तो जैसे उसने सोचा कि ये पंख दिखाने चाहिए, फिर डर गया, कहा कि नहीं नहीं, हाँ हो सकता है माँ बाप पंख छीन ले। रामू ने तय किया पहले खूब सैर कर लूं, फिर जाकर माँ बाप को बताऊंगा। फिर उसने जो है अपना निश्चय या अपना निर्णय बदल दिया और फिर सोचा कि नहीं, पंख मिले हैं ना तो मैं पूरा भरपूर जो है वो उड़ जाऊंगा, खूब सैर करूंगा, बहुत फिरूंगा, है? और उसके बाद जो है वह माँ बाप को बताऊंगा। अब वो खुले मन से उड़ने लगा। अब जैसे अब कुछ नहीं है, मन में क्या है, पूरे दृश्य दिखाई दे रहे हैं कि अब मुझे पहाड़ मैं देखूंगा, जंगल देखूंगा, समुद्र देखूंगा, तो अब मुझे पंख मिल गए, मैं उड़ रहा हूँ, है ना। तो वो जो है वो अब खुले में उड़ने लगा। नीचे नदियां चांदी की तारों के भांति फैली हुई, और जैसे जैसे वो ऊपर जाता नीचे का दृश्य जो है वो बहुत छोटा 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 होते जाता है। जैसे जैसे वो ऊपर ऊंचाई को जाता है नीचे की चीजें बहुत छोटी छोटी दिखाई देती है। इतनी बड़ी नदी या के नहर है वो भी इसको चांदी की जैसी तार होती है उस प्रकार दिखने लगी। कहने का तात्पर्य क्या है कि बहुत अधिक वो ऊंचा जो है वो उड़ गया। पेड़ हरे बूंदे जैसे लग रहे थे। इस तरह पता नहीं रामू कब तक उड़ता रहा, और इस तरह से वो दूर 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 ऊपर 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 जो उड़ता गया। नीचे पेड़ मकान वगैरह तो कुछ नहीं दिखाई दे रहे हैं, पेड़ भी जो है हरे बूंद जैसे उसको दिखाई देने लगे, और ये जो है पता नहीं कब तक ये रामू उड़ता ही चला गया है। उड़ते उड़ते रामू थक गया। अब देखिए कब तक उड़ेगा, पंख मारना है, हाथ हाथ है तो हाथ जैसे ये कर रहा है तो वो तो थक गया। और एक व्यक्ति है कब तक बाहर फिरेगा नहीं, जैसे हम बाय वॉक भी जाते हैं, पैदल भी चलते हैं, तो कब तक चलेंगे, थक जाता है। उस तरह से ये भी रामू जो है वह थक गया। अब उसे भूख लगने लगी। आनंद के मारे वो तो बहुत उड़ने लगा था, लेकिन कब तक उड़ेगा, अंत में उसको भूख लगने लगी। उसे ध्यान आया कि अब घर लौटना चाहिए। उसने सोचा कि नहीं, अब बहुत समय हो गया है, मैं थक भी गया हूँ, मुझे भूख लगी है, इसलिए अब मुझे जो है वो वापस घर पर
लौटना चाहिए, लेकिन वो लौटता किस दिशा में? अब उसके लिए परेशानी ये आई कि किस दिशा में वापस जाना है उसको तो पता ही नहीं है। वो उड़ता तो चला गया, उड़ता तो चला गया ऊपर, और ऊपर से जैसे हमने कहा कि ऊपर से पूरी दुनिया या पूरी जगह जो है एक जैसी दिखाई देती है। ऊपर से मकान, पता, सड़क, मार्ग वगैरह थोड़ी दिखाई देता है। तो वो ऊपर ही ऊपर उड़ने लगा था, पता नहीं आनंद के मारे कहाँ कहाँ भटक गया, कहाँ कहाँ उड़ गया। हाँ, वो जब वापस लौटना चाह रहा है तो उसको दिशा का अंदाजा नहीं होता है कि किस दिशा में जो है मुझे जाना है, या मेरा घर जैसे कहाँ है। उधर एक और सूरज डूब रहा था, दूसरी ओर अंधेरा छा रहा था। अब देखिए उसकी परेशानी और बढ़ गई। अब क्या है, सूरज भी ढलने लग गया है, सहसा शाम हो गई है, अंधेरा छा रहा है। अब तो और भी मुश्किल हो गया, दिन के उजाले में ऊपर से हमको अपना घर का पता नहीं मिलता है। अब तो क्या है, अब तो अंधेरा भी होने लगा। रामू ने सोचा कि जल्दी से वह घर पहुंच जाना चाहिए। वो सब कुछ हुआ, कुछ ऊंचाई पर आकर घर तलाशने लगा कि अब वो डर गया, भूख लगी, थकान हो गई, थक गया है, भूख भी लगी है। और जब अब उसको एक नई समस्या यहाँ पर सामने खड़ी हो गई है कि किस दिशा में जाए, वो देखते देखते वो कहता है कि जल्दी से जल्द घर पे पहुंचना चाहिए, अब शाम हो रही है, रात होगी। इसलिए वो थोड़ा सा नीचे आ गया और अपने घर की जो है तलाश करने लगा। लेकिन ऊपर के सारे गांव एक जैसे दिखाई देने लगे। लेकिन ऊपर से जो है, मैंने कहा जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हमको इस शहर का पता नहीं लगता है। हाँ, हवाई जहाज वगैरह जो होते हैं उनके मार्ग देखिए, याद में रखिए, जैसे सड़क का मार्ग होता है वैसे हवाई जहाज के मार्ग होते हैं, उसी मार्ग से वो जाता है और उनके पास आधुनिक यंत्र होते हैं। इस कारण वो पता लगा देते हैं कि कहाँ पर कौन सा गांव है, क्या है, कौन सा शहर है, कहाँ उतरना है, एयरपोर्ट कहाँ है, हवाई अड्डा कहाँ है। लेकिन यहाँ पर रामू को कुछ भी अंदाजा नहीं है। उसको जैसे वो नीचे आकर देखने लगा तो उसको पूरे गांव एक जैसे ही दिखाई देने लगे। उसे अपना गांव ही पहचानने में नहीं आ रहा था, वो परेशान हो गया, वो भटक गया। उसको जो है अपना गांव ही समझ में नहीं आ रहा था कि गांव कहाँ है। घर तो छोड़ दीजिए, उसको अपना गांव ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो उसने एक दिशा पकड़ी नहीं है। अलग अलग दिशाओं में निस्वंद क्या कहेंगे कि निस्वच्छंद होकर ये स्वच्छंद होकर ये घूमने लगा था। अब परेशान हो गया, कहाँ है मेरा घर, कहाँ है, या फिर अब उसको जो है उसको अपना गांव ही पहचानने में नहीं आ रहा है। अब तो वो बहुत घबराया, एक तो छोटा सा बच्चा है, फिर डर गया। अब मेरा क्या होगा, मैं मतलब मर जाऊंगा क्या, पंख है, उड़ रहा हूँ लेकिन घर ही नहीं मिल रहा है, अब मेरा क्या होगा। कई सवाल प्रश्न जो है सामने आ जाते हैं, हम भी जैसे हम परेशान हो जाते हैं तो कई प्रकार के शब्द भयावह जैसे प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होते हैं, सवाल हमारे सामने इर्द गिर्द घूमते हैं, उस तरह से वो भी परेशान हो गया। इसी बीच माँ बाप की परेशानियों का ध्यान आते ही उसे रोना आने लगा। इसी बीच फिर उसको अपनी माँ बाप याद आने लगे कि अक्सर यही होता है, ये अक्सर ये होता है, ये देखने में आया है। स्पष्टता से मैं कहता हूँ, आप अभी बच्चे हैं, जब आपको परेशानी आती है, जब समस्याएं चारों ओर से घिर जाती है आप, तब आपको जो है माँ बाप बहुत याद आने लगते हैं। भले ही आप माँ बाप से नाराज हो, भले ही चाहे कुछ भी हो, है? लेकिन आपको प्यार करने वाले, आपको स्नेह रखने वाले, आपका आपको पूरी तरह से संभालने वाले, हर दृष्टि से सहायता करने वाले ये माँ बाप ही होते हैं। अब वो सोचने लगा मेरे माँ बाप जो है मेरा इंतजार कर रहे होंगे, पता नहीं उनकी हालत क्या होगी। हाँ, उसे अचानक याद आया कि मेरे माता पिता मेरा रास्ता देख रहे होंगे, कितने परेशान हो रहे होंगे। हाँ, यही सोचते सोचते वो जो है वह रोने लग गया। सहसा उसको रोना आ गया। कुछ ही देर में रात घिर आई, जैसे हमने कहा कि शाम तो हो ही गई थी। अब जाहिर बात है समय किसी के लिए रुकता नहीं है, चाहे आप कीमती से कीमती आप घड़ी लीजिएगा, आप चाहे बहुत अधिक धनवान हैं, चाहे आप कितना भी पैसे आप कमा लो, लेकिन लेकिन समय जो है वो आपके हिसाब से नहीं चलेगा, समय अपने समय पर ही चलेगा। जैसे शाम हो गई, शाम के बाद रात आनी ही है। और देखिए दूसरी एक बात, जो दिन होता है या दिन का उजाला होता है,
ये सुख का प्रतीक होता है, और अंधेरा या रात होना दुख का प्रतीक होता है, समस्याओं का प्रतीक होता है। इस तरह से अब क्या हो गया, अब जो है रात घिर आई है, अंधेरा अब बहुत बढ़ गया, अब नीचे रोशनियां भी टिमटिमाने लगी। अब देखिए इसे देख रहा है कि अब रात हो गई है, अब रात के अंधेरे में जो है नीचे जो जो भी रोशनियां वगैरह थी वो धीरे धीरे टिमटिमाने लगी, जैसे मानो बहुत छोटे छोटे बल्ब होते हैं ना, उस तरह से, क्योंकि वो बहुत ऊपर चला गया था। ऊपर से जब वो देखता है नीचे, उसको जो है रोशनी टिमटिमासी लगने लगी। रामू को लगा अंधेरे में गांव को तलाश करना असंभव है। अब जाहिर बात है कि इतना अंधेरा हो गया है, दिन के उजाले में वो अपने गांव को ढूंढ नहीं पाया था, अब रात में कैसे संभव होगा। उसने सोचा कि अब रात बहुत हो गई है, अब मैं अपने जो है घर को नहीं तलाश सकता, और थक भी गया है, उसको भूख प्यास लगी है, कितनी परेशानी है कि उसको, वो जानता है कि अब इस रात में घर को ढूंढना असंभव है। उसने तय किया कि वो कहीं ना कहीं रात बिताकर कल सुबह गांव की तलाश में निकलना चाहिए। देखिए रामू होशियार लड़का है, उसने सोचा कि अब कहीं ना कहीं रात में बसेरा कर लेते हैं, कहीं ना कहीं रुक जाएंगे और फिर कल सुबह में जो है अपने अपना घर की तलाश में निकल जाएंगे। वो यह सोचकर वो नीचे आया, और यही सोचकर जो वो किसी गांव में नीचे आ गया। सामने कुछ झोपड़ियां जैसे मकान थे, जैसे कोई गांव होगा, वो उस गांव को वो जानता नहीं है, क्योंकि उड़ते उड़ते ही चला गया था। पता नहीं अपने घर से कितने दूर गया है, ये विशेष बात, पता नहीं वो अपने घर से कितने दूर गया। संभव है वो हजारों किलोमीटर अपने घर से दूर गया हो, अपने गांव से दूर गया हो, क्योंकि उसने हमारे आनंद के, उसने कुछ सोचा भी नहीं है कि वो कितना उड़ रहा है, कितने ऊपर उड़ रहा है, किस दिशा में उड़ रहा है। बिल्कुल आनंद से वह तो उड़ता ही चला गया, उड़ता ही चला गया। और फिर जैसे उसने देखा कि नीचे एक गांव है, उस गांव में कुछ एक झोपड़ियां जैसे मकान वगैरह थे, वह उनकी ओर बढ़ा। तभी उसे ख्याल आया कि पंख देखकर गांव वाले उसे परी या भूत न समझे, इसलिए वो झाड़ी में उसे छुपा दिए। और जैसे ही वो नीचे उतरा, फिर देखा इधर उधर कुछ एक झोपड़ियां टाइप मकान थे, मतलब गरीब किसान का ही जैसे कोई घर था या झोपड़ी थी ना। फिर उसने नीचे उतरकर अपने पंख वगैरह बांधे, और फिर सोचा कि अगर मैं ऐसे ही उड़ते हुए नीचे जाऊंगा या उनके पास जाऊंगा तो परी या भूत समझकर मुझे मार देंगे लोग, ना, क्योंकि ऐसे पंख लगाकर आदमी कौन उड़ता है, कोई बच्चा उड़ता है। इसलिए उसने सोचा कि पंख को छुपाना चाहिए, गांव वालों को ये पंख नहीं बतानी चाहिए। इसलिए उसने क्या किया, उस पंख को जो है वो छुपा दिया, और वह स्वयं जो है आगे बढ़ गया। लड़खड़ाता हुआ हाफता हुआ रामू एक झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंचा तो भूख, थकान और डर के मारे उसका बहुत बुरा हाल। और देखिए अब क्या है कि धीरे धीरे जो है वो किसी हाफता हुआ, परेशान होता हुआ एक झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंच गया। वो अनजान था, उसको पता नहीं था कि ये किसकी झोपड़ी है या किसका मकान है, लेकिन सहसा वह जो है वो भूख से थक गया था, प्यास भी उसको लगी थी, और मारे डर भी इसके मन में बैठा था कि अब रात हो गई है, मेरे माँ बाप उसको याद आने लगे हैं, मेरा घर कहाँ है। वो ज्यादा बड़ा रामू है नहीं, आयु नहीं दी गई है, संभवतः हम सोच सकते हैं 10-12 साल का ये लड़का होगा। तो जिसे सोचता है वो डर गया, परेशान होने लगा। हाँ, वहां एक किसान बैठा हुक्का पी रहा था, और वहीं पर एक किसान उसको दिखाई दिया, जो हुक्का हुक्का होता है, जो सिगरेट जैसी होती है उस तरह से हुक्का होता है। तो हुक्का वगैरह चिलम जिसको हम कहते हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा आदि स्थानों पर ये हुक्का पिया जाता है। तो खैर एक किसान वहां बैठा हुक्का पी रहा था, उसकी पत्नी चूल्हे पर रोटियां बना रही थी। रामू को देखते ही किसान ने पूछा, अरे लड़के तू कौन है और कहां से आया है। और जैसे ही वह नजदीक गया उस झोपड़ी के, वह भी एक किसान था, हुक्का पी रहा था, उसकी जो पत्नी है वो रोटियां वगैरह चूल्हे पर डाल रही थी। और किसान ने जैसे ही उसको देखा, अरे हे लड़के तू कौन है, कहां से आया है, कहाँ जाना है। क्योंकि देखिए गांव में गांव की ये विशेषता होती है, आप यदि भी गांव चले जाते हैं, चाहे बहुत बड़ा गांव रहे या अंचल जिसको हम कहते हैं, ग्रामीण जिसको हम कहते हैं, तो वहां पर जाए आपको बिल्कुल पहचान लेते हैं कि हमारे गांव का व्यक्ति नहीं है। ये सामान्य, क्योंकि वहां के लोग जो है हर एक व्यक्ति को
अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए किसान समझ गया कि ये उनके अपने गांव का नहीं है, ये कौन है, उसको उसको पूछा कहाँ से आया है, कौन है, इस प्रकार से उसको पूछता है। अब रामू अपनी बात को यहाँ पर रखता है, उस किसान को कैसे कहता है, क्या वो उसको कहेगा कि पंख लगाकर मैं यहाँ आया हूँ, या किस गांव का मैं हूँ, उस गांव का नाम क्या उसको पता है, या आगे उसके जीवन में क्या होता है, इसको जानने के लिए आपको अगले पीरियड का इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ पर आकर हम रुकते हैं, इसका शेष भाग, शेष कहानी हम अगले पीरियड में ले लेंगे। तब तक मुझे दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।